नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भले ही दुनिया के किसी और कोने में हो रहा हो, लेकिन उसका सीधा असर हमारी, आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पश्चिम एशिया में उठा एक संकट भारत में एक के बाद एक मुश्किलों को खड़ा कर देता है, बिल्कुल एक आर्थिक डोमिनो इफेक्ट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है ना कि भाई हजारों मील दूर कोई घटना हो रही है तो उसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे घर के बजट पर कैसे पड़ सकता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम एशिया में एक बड़े जियोपॉलिटिकल संकट से। समझिए कि ये वो पहली चिंगारी है जो एक ऐसी आग लगाती है जो फैलते फैलते एक के बाद एक कई आर्थिक समस्याओं को जन्म दे देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक डोमिनो गिरकर अपने आगे वाले कई डोमिनोज को गिरा देता है। तो हुआ ये कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो कि एनर्जी ट्रेड के लिए दुनिया का एक बेहद जरूरी रास्ता है, वहां एक तरह की नाकाबंदी हो गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ? कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी बेहद जरूरी चीजों का जो ग्लोबल फ्लो था वो रुक सा गया। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब सप्लाई घटती है तो कीमतें तो आसमान छुएंगी ही। तो अब सवाल यह है कि ये जो ग्लोबल शॉक है, ये हम तक मतलब भारत तक पहुंचता कैसे है? चलिए उन रास्तों या कह लें कि चैनल्स को समझने की कोशिश करते हैं जिनके जरिए ये संकट हमारी अर्थव्यवस्था में दाखिल होता है। यहां पर यह बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। अब यह आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में जरा सा भी उछाल आता है तो उसका सीधा और बड़ा असर हम पर पड़ता ही पड़ता है। और इसका असर कितना तेज और कितना गहरा हो सकता है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ एक महीने के अंदर मार्च 2026 में भारत के क्रूड बास्केट की कीमत में 64.5% से भी ज्यादा का उछाल आया। ये ग्लोबल संकट का एकदम सीधा और तुरंत दिखने वाला असर था। तो ये जो पूरा असर है ना, वो मोटे तौर पर 5 रास्तों से हम तक पहुंचता है। पहला, एनर्जी की कीमतों का झटका। दूसरा, सप्लाई चेन का टूटना। तीसरा, जैसा हमने देखा, आयात पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता। चौथा, लॉजिस्टिक्स यानी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बढ़ना। और पांचवा, फाइनेंशियल ट्रांसमिशन। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर करते क्या है। तो अब ये जो बाहर का झटका है वो घर के अंदर यानी हमारी अपनी इकोनॉमी में असर दिखाना शुरू कर देता है। एक एक करके देश के कई जरूरी उद्योग इसकी चपेट में आने लगते हैं। सबसे पहले तो उन इंडस्ट्रीज पर मार पड़ती है जहां एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, जैसे कि कपड़ा, केमिकल्स, सीमेंट और टायर बनाने वाली कंपनियां। इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी लागत एकदम से बढ़ जाती है। और बात सिर्फ इंडस्ट्री तक ही नहीं रुकती, इसका सीधा असर हमारी खेतीबाड़ी पर भी पड़ता है, क्योंकि फर्टिलाइजर और जरूरी केमिकल्स की कमी से खरीफ की फसल पर खतरा मंडराने लगता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, जब किसी चीज को बनाने का कच्चा माल और ईंधन महंगा हो जाए तो जाहिर है वो चीज बाजार में महंगी ही बिकेगी, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या फिर हमारी टी शर्ट। अच्छा, तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन इस संकट का असर हमारे विदेशी व्यापार पर भी पड़ता है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। पश्चिम एशिया हमारे लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हमारे टोटल माल निर्यात का करीब 16.4% हिस्सा वहीं जाता है। तो जब उस पूरे इलाके में अस्थिरता आती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर पड़ता है और हमारे निर्यातकों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई बाहरी दबाव बनने लगते हैं। एक तो विदेशी निवेशक घबराकर अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मार्च 2026 में हुआ, जब $13.6 बिलियन देश से बाहर चले गए। दूसरा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। और तीसरा, खाड़ी देशों में काम करने वाले जो भारतीय पैसा घर भेजते हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों में इसके असर को देखा। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि देश की पूरी मैक्रो इकोनॉमी पर आखिर इसका क्या और कितना असर हो रहा है। ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक आकलन है कि अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ 10% बढ़ती है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.15% पॉइंट गिर जाती है और महंगाई 0.30% पॉइंट बढ़ जाती है। और सोचिए, अगर कीमत $120 प्रति बैरल के पार चली गई तो जीडीपी ग्रोथ में लगभग 1% की गिरावट आ सकती है और महंगाई 2% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो सरकार पर भी जबरदस्त दबाव बनता है, खासकर सब्सिडी के मोर्चे पर। खाने पीने की चीजों, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी बजट में किए गए अनुमान से कहीं ज्यादा हो जाती है और इससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने लगता है। और अगर सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करती है तो उसे सालाना 1,32,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा राजस्व का नुकसान हो सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी जो नीतियां बनाते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। देखिए, यहाँ एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। दो ही रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल हैं। या तो सरकार ईंधन पर टैक्स घटाए जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिले लेकिन सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो, या फिर कीमतों को बढ़ने दें जिससे सरकारी खजाना तो बचा रहे लेकिन महंगाई आसमान छूने लगे। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होता है।
और यहीं पर आज की ये चर्चा खत्म होती है, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ। जिस तरह से ये ग्लोबल शॉक अब आम होते जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला बनाने के लिए आखिर करना क्या होगा, ताकि वो इन झटकों को बेहतर तरीके से झेल सके? ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। धन्यवाद।